व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस हम लोग आ गए हैं हमारे डे 17 पे और हम आज एनालिसिस में कुछ और नई चीज़ें सीखेंगे। कल हमने फॉर्मेट ऑफ P&L सीख लिया था, आज फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट सीखेंगे और दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, उनको भी कंप्लीट करते हैं आज। और अपनी इस बुक में फिर हमारे पास बचेगा रेशियोज एंड कैश फ्लोज। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग कंप्लीट करते चले जाएंगे। जाओ जाके अटेंडेंस लगा दो फटाफट से और लिख देना सर डे 17 डन। जस्ट 4 मोर डेज टू गो, मात्र 4 दिन की बात और रह गई है। मेहनत करते चलेंगे, शानदार तरीके से चीजें आगे चलाएंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं बेटा आज फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट के साथ। अब देखो कंपनी की जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है वो पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3 में दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि P&L में कौन सी चीज कहाँ आती थी और बैलेंस शीट में कौन सी चीज कहाँ आती है। तो बनेगा वैसे ही पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। ओके चलो भाई, अब मैं आपको बता दूं बच्चों, जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है ना वो एक वर्टिकल बैलेंस शीट होती है। जो एक नॉर्मल बैलेंस शीट आप पढ़ के आए, वो नॉर्मल बैलेंस शीट कैसे होती थी कि भैया पहले लायबिलिटी आएगी, फिर अमाउंट आएगा, फिर एसेट्स आएगा, फिर अमाउंट आएगा। तो वो ऐसे चलता था, है ना। अब कंपनी ने बोला भैया हम सबके जैसे थोड़ी ना है, हमारे में कुछ तो अलग होना चाहिए, तो हम इस एसेट को यहाँ से हटा देंगे। हम करेंगे यहाँ पे लायबिलिटी का टोटल कर लो, फिर हम यहाँ एसेट लिखेंगे, इसका टोटल कर लो, हमारी बैलेंस शीट तो ऐसे चलेगी। तो कंपनी की बैलेंस शीट हो गई हमारे पास वर्टिकल। ठीक है, अब लायबिलिटी में बच्चों 3 मेन चीजें होती हैं। सर कौन सी 3 मेन चीजें होती हैं? एक तो होता है कैपिटल, जो ओनर ने पैसा लगाया है, एक होता है नॉन करंट लायबिलिटी, एक होता है करंट लायबिलिटी। इसी तरीके से एसेट्स में होते हैं बच्चों नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में वही चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले कंपनी की बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड है उसका नाम क्या रखा? इक्विटी एंड लायबिलिटी। सर ये दो चीजें क्यों है? लायबिलिटी का मतलब बच्चों आउटसाइडर्स लायबिलिटी, जो बाहर वालों का पैसा देना है कंपनी को। इक्विटी का मतलब ओनर्स की लायबिलिटी, यानी जो मालिक लोगों का पैसा है, जो शेयर होल्डर्स का पैसा है। तो इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड्स और लायबिलिटी का मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो आओ सबसे पहले अब हम समझते हैं कि इस बैलेंस शीट में लिखा क्या है। सबसे पहले लिखा है बच्चों शेयर होल्डर का पैसा। शेयर होल्डर कौन होगा? जो मालिक होगा, जिसने एक्चुअल में कंपनी में पैसा लगाया है बिजनेस करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले आती है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर्स भी आ जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी आ जाते हैं। तो जो भी शेयर होल्डर पैसा लगाते हैं वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आते हैं, क्योंकि कंपनी की वो लायबिलिटी है, कंपनी ने उस पैसे को वापस करना है। ओके, फिर आते हैं बच्चों रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी ने जितने भी रिजर्व्स बनाए हैं वो सारे के सारे रिजर्व्स आ जाते हैं। सरप्लस में आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आता है, अगर प्रॉफिट हुआ तो पॉजिटिव, अगर लॉस हुआ तो नेगेटिव। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जितने भी रिजर्व्स आप पढ़ते हो, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कॉन्टिजेंसी रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस में आते हैं। और सरप्लस में हमारे पास P&L के बैलेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, मेनली आपको ये दो ही चीजें पढ़नी है, बट फिर भी मैं बता देता हूं। कई बार कंपनी को पैसे की जरूरत होती है और कंपनी शेयर इशू करने की पोजीशन में नहीं होती, तो कंपनी इशू करती है बच्चों वारंट। वारंट एक डॉक्यूमेंट होता है जो फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो है तो आपकी लायबिलिटी ही, है ना। आज शेयर नहीं है लेकिन फ्यूचर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कंपनी उसको यहीं पे लिखती है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स के नाम से। जब वो शेयर में कन्वर्ट होगा तो वो यहां लिख दिया जाएगा, आएगा वो शेयर होल्डर्स फंड्स में ही। ठीक है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो इसको हम एज इट इज ड्रॉप कर सकते हैं। अब आते हैं बच्चों नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी होती है और करंट लायबिलिटीज कौन सी होती है। हम कैसे पहचानेंगे सर कि कौन सी लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी है और कौन सी लायबिलिटी करंट लायबिलिटी है? तो बच्चों इसको पहचानने के लिए ना आपको 2 कंडीशंस देखनी है। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ लायबिलिटी इज अ नॉन करंट लायबिलिटी और अ करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहला है चेक पेमेंट पीरियड। आप ये चेक करो कि उसका पेमेंट पीरियड कितने टाइम में हो रहा है। अगर वो
क्या वो विद इन 12 मंथ्स पे हो रही है? अगर आंसर आता है यस सर, तो आप सीधा लिख दोगे कि ये करंट लायबिलिटी है, बात खत्म, आपको कुछ और चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आंसर आता है नो सर, तो अब आप चेक करोगे इसका ऑपरेटिंग साइकिल। चेक करो ऑपरेटिंग साइकिल। आपको ऑपरेटिंग साइकिल गिवन होगा। सर ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? मैंने आपको बिजनेस स्टडीज में भी कल पढ़ाया था क्लास में कि पैसा लगने से पैसा वापस आने तक का पीरियड। जब भी आप एक बिजनेस करते हो तो पैसा लगना चालू हो जाता है, वो पैसा लगने से पैसा वापस आने का जो टाइम पीरियड है उसको ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं, है ना। तो क्या पैसा ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर आ गया? विद इन ऑपरेटिंग साइकिल, क्या वो पैसा विद इन ऑपरेटिंग साइकिल आ गया? विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। इफ द आंसर इज यस, तो ये भी करंट लायबिलिटी है। इफ द आंसर इज नो, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी है। तो ये चार्ट आपकी हेल्प करेगा ये देखने में कि कोई भी लायबिलिटी करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट लायबिलिटी है। सर क्या देखना है? देखो अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ। ये है पेमेंट पीरियड और ये है ऑपरेटिंग साइकिल। पेमेंट पीरियड है 10 महीने, 12 महीने, 14 महीने, 16 महीने। ऑपरेटिंग साइकिल है 8 महीने की, 12 महीने की, 13 महीने की, 18 महीने की। चलो भाई, अब आपको बताना है कि क्या ये करंट लायबिलिटी है या ये नॉन करंट लायबिलिटी है। ऐसी चीजें दी हुई हैं, तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? क्या विद इन 12 मंथ्स हो गया? इफ द आंसर इज यस, तो करंट लायबिलिटी, बात खत्म। क्या ये 12 महीने के अंदर हो गया? पेमेंट पीरियड 10 महीने है, तो यस करंट लायबिलिटी, इसको देखना ही नहीं है। क्या ये 12 महीने के अंदर हो गया? यस, तो ये भी करंट लायबिलिटी है, बात खत्म। क्या ये 12 महीने के अंदर हुआ? द आंसर इज नो। नहीं सर, ये तो 14 महीने में होगी पेमेंट। अब आप इसकी ऑपरेटिंग साइकिल चेक करो। चेक ऑपरेटिंग साइकिल। क्या ये विद इन ऑपरेटिंग साइकिल हो गया? ऑपरेटिंग साइकिल है 13 महीने की। क्या ये 13 महीने के अंदर अंदर हो गया? नहीं, तो ये क्या बन गई? नॉन करंट लायबिलिटी। अगर नो है तो नॉन करंट लायबिलिटी है, ठीक है। अब यहाँ चेक करो, इसका पेमेंट पीरियड है 16 महीने। क्या ये 12 महीने के अंदर है? यस, तो करंट लायबिलिटी। नो, तो चेक ऑपरेटिंग साइकिल। नहीं सर, 12 महीने के अंदर तो नहीं है, ऑपरेटिंग साइकिल चेक करो। क्या ये विद इन ऑपरेटिंग साइकिल है? क्या ये 18 महीने के अंदर अंदर है? यस, तो इसका आंसर है करंट लायबिलिटी। देखो 16 महीने में पेमेंट हो रही है तब भी करंट लायबिलिटी, क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है। तो आप इस तरीके से चेक करते हो, ये चार्ट फॉलो करके चलो, आपको पता चल जाएगा कि वो करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट लायबिलिटी है, ठीक है। अब हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी में बच्चों 4 चीजें आती हैं। सबसे पहले आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, फिर आता है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं रिवीजन में एटलीस्ट इस पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर किसी को पढ़ना है तो मैंने अभी डिटेल्ड वीडियो बनाई है इसकी थोड़े टाइम पहले ही, अकाउंट्स की प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से इसको सीख सकते हो, ठीक है। सर व्हाट आर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता है बच्चों जो लंबे समय के लिए आपने कोई लोन लिया हुआ है, कोई डिबेंचर है ना, कोई भी आपने लंबे समय में लोन लिया हुआ है, डिबेंचर लिया हुआ है, इस तरीके की चीजें बेटा जी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ जाती हैं, ओके। फिर आता है हमारे पास लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। सर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का क्या मतलब हुआ? जितने भी प्रोविजन आप लॉन्ग टर्म के लिए बनाओगे बच्चों, जो प्रोविजंस आप देखते हो जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर ये ले लो टैक्स हो गया, डाउटफुल डेट्स हो गया, डिस्काउंट ऑन डेटर्स हो गया, राइट, इतने सारे आप प्रोविजंस देखते हो। ये सब प्रोविजंस शॉर्ट टर्म है बेटा, क्योंकि ये 1 साल के अंदर अंदर यूज होते हैं। सर लॉन्ग टर्म कौन से होंगे? प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए बनाए, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए, है ना, प्रोविजन फॉर वारंटी, तो ये सारे के सारे बेटा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आ जाते हैं, जो प्रोविजन 12 महीने से ज्यादा के लिए यूज होगा। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में मेनली प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जो आपको डिबेंचर पे करना है आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद, उस पर कोई प्रीमियम देना है, तो वो लॉन्ग टर्म, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, ये हमारे मेजर हेडिंग्स हैं जो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आ जाते हैं, ठीक है। फिर करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है बच्चों? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, आपने कोई शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया हुआ है, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है, कुछ इस तरीके की चीजें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आता है। ट्रेड क्रेडिटर, बीपी, ट्रेड पेबल में आपके क्रेडिटर्स और बीपी आ जाते हैं। अदर करंट लायबिलिटी में जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, है ना, अनअर्न्ड इनकम हो गया, इस तरीके की लायबिलिटीज आपकी अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाती हैं।
शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जितने भी प्रोविजन आपने शॉर्ट टर्म के लिए बनाए थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, सारे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर इसको याद रखना हो तो डॉल, इसको याद रखना हो तो टॉस। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि डॉल क्या है सर, टॉस क्या है सर। तो लाइबिलिटी साइड में बच्चों दो चीजें मेन है, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी और शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स में मेनली दो चीजें हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। बाकी आपका ये दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, बस जस्ट लिखे हुए हैं, बैलेंस शीट का पार्ट है। नॉन करंट लाइबिलिटी में डॉल, जिसमें डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आपको नहीं पढ़ना, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज देख लो, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स देख लो, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस देख लो। यहाँ पे टॉस, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल आप जानते हो बिजनेस में छोटे मोटे पेबल्स हो गए आपके, ट्रेड पेबल्स हो गए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस और अदर करंट लाइबिलिटीज। ये सब बच्चों हमारा लाइबिलिटी के बारे में हो जाता है। अब सर एसेट्स को क्या बोलते हैं? एसेट्स में भी दो हेडिंग्स हैं बच्चों, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। सर नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं? नॉन करंट एसेट्स में बच्चों सबसे पहले हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इसको बेसिकली पहले फिक्स एसेट्स के नाम से जाना जाता था, अभी नाम चेंज हो गया है। ठीक है, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब सारे आपके लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, जितने भी फिक्स एसेट्स होते थे वो सब इसमें आ जाते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स में बच्चों आपका गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स, पेटेंट, कोई आपका एप्लीकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर है, कोई मास्टहेड है। सर व्हाट इज मास्टहेड? मास्टहेड होते हैं बच्चों किसी भी पर्टिकुलर मैगजीन या न्यूज़पेपर का टाइटल, जिस टाइटल के नाम से वो बिकता है उसको मास्टहेड बोल देते हैं, वो भी उनका एक इंटेंजिबल एसेट है ना। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है बेटा अगर आपका कोई एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जैसे आपकी कोई बिल्डिंग वगैरह बन रही है, तो अब अभी आप उसको इसमें तो नहीं लिख सकते, जब बन जाएगी तो इसमें लिख देंगे, फिलहाल यहाँ लिखोगे। इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट का मतलब होता है कि अगर आपका कोई इनटेंजिबल एसेट अभी बन रहा है, कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है, कोई ऐप बन रहा है, वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, तो उसको यहाँ लिखोगे। तो मेनली आपके पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इसके अंदर बना बनाया एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल, और जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है टेंजिबल और इंटेंजिबल। ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं बच्चों। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वो हैं जो आपने लॉन्ग टर्म के लिए कहीं पे इन्वेस्ट किया है। अगर आपने अपने बिजनेस के लिए करा होगा तो उसको आप ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स बोलते हो, जो आपके बिजनेस को प्रमोट करती हैं। ठीक है, और अगर आपने नॉर्मली किसी कंपनी के शेयर वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया तो वो आपकी अदर इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं और अदर इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं लॉन्ग टर्म के लिए। जब आप इन्वेस्ट करते हो तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आता है। डेफर्ड टैक्स एसेट सिलेबस में नहीं है, ज़्यादा समय हम इस पर नहीं लगाएंगे। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो आपने लॉन्ग टर्म में लोन्स बांटे हैं बच्चों, जो लोन दिया है, देखो लोन लेते हो तो लाइबिलिटी, लोन देते हो तो एसेट, ये आ जाते हैं। अदर नॉन करंट एसेट्स, अगर कोई और एसेट रह गया, कोई आपका इस तरीके का एसेट है, आप ऐसा बोल सकते हो कोई ट्रेड रिसीवेबल है, कोई डेटर है जो 12 महीने से ज़्यादा में पैसे दे रहा है ना, कोई इस तरीके का बिल है जो 12 महीने से ज़्यादा का है, तो इस तरीके के एसेट सारे के सारे अदर नॉन करंट एसेट्स में आ जाते हैं। देन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है बच्चों? करंट इन्वेस्टमेंट्स, जो आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्री में सब कुछ आ जाएगा सर, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड, लूज टूल्स, लूज टूल्स भी इन्वेंट्री में आते हैं बच्चों, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। तो याद रखना इन्वेंट्री के 6 पार्ट्स होते हैं, 6 बच्चे हैं इन्वेंट्री के। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस जो आधा अधूरा बना है, फिनिश गुड्स जो बन के रेडी है, स्टॉक इन ट्रेड जो बना बनाया खरीद के लाए हो, लूज टूल्स छोटे मोटे औजार, स्टोर्स एंड स्पेयर्स जो आपने अपने पास ही कंज्यूम कर लिए। ठीक है, तो इन्वेंट्री में हमारे पास ये आते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या आता है बच्चों? डेटर और बीआर। डेटर और बीआर बेटा जी आपके ट्रेड रिसीवेबल्स में आ जाते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपका कैश, बैंक बैलेंस, कोई चेक है, वो सब इसमें आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो आपने कोई लोन बांटा हुआ है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। उसके बाद हमारे पास आते हैं अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स में कोई एक्रूड इनकम है ना, कोई एक्रूड इनकम है आपकी, या फिर आपका कोई प्रीपेड एक्सपेंस है, इस तरीके की चीज़ें अदर करंट एसेट्स में आ जाती हैं। सर इसको कैसे याद रखेंगे? टिस्को, TISCCO, और इसको कैसे याद रखना है? निडलो, जैसे होता है ना निकलो,
वैसे ही है निडलो, NDLO, एसिड लो और निडलो और जाके डिस्को में डांस करो, ठीक है। तो ये हमारे पास एसिड्स की मेमोरी टेक्निक थी बच्चों। तो पूरा का पूरा बैलेंस शीट मैंने आप लोगों को पहले भी कराया है, अभी मैंने आपको दोबारा से रिवाइज करा दिया। आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरा याद आ गया होगा। अगर आप अभी याद करने बैठ रहे हो तो अब भी याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मेट याद कर लो बच्चों, छोड़ना मत, एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आएगा और बोनस होता है। तुम्हारे से पूछेगा लूज टूल्स कहाँ होते हैं, तो बता देना सर लूज टूल्स इन्वेंट्री में आता है और करंट एसेट में आता है ना। तुम्हारे से पूछेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ पे आता है, तो बता देना सर प्रीपेड एक्सपेंसेस अदर करंट एसेट्स में आता है, करंट एसेट्स में आता है। तो ऐसे तुम्हारे से पूछेगा कि कौन सी चीज कहाँ आती है, डिबेंचर कहाँ आता है, तो बता देना सर डिबेंचर हमारे पास लाइबिलिटीज में आता है और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है, राइट। तो इस तरीके से आपसे पूछता है। अब देखो कैपिटल कितने तरीके की है, शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड जो कंपनी के MOA में लिखी होती है, इशूड जो पब्लिक को इशू करी जाती है, अभी मैं शेयर्स कराऊंगा आपको उसमें सीखने को मिलेगा आपको ये, सब्सक्राइब्ड जो जनता ने बाय करे हैं शेयर्स, ठीक है। अच्छा कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस कई बार जरूर पूछ लेता है, ध्यान रखना बच्चों कॉल्स इन एरियर्स शेयर कैपिटल में से माइनस होके दिखाते हो आप, शेयर कैपिटल में से माइनस होता है क्योंकि वो पैसा नहीं मिला। कॉल्स इन एडवांस आपकी लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटीज में आता है आपका कॉल्स इन एडवांस, आपके पास पैसा एडवांस में आया तो आपकी लाइबिलिटी है, ओके। इसके बाद बच्चों देखो ये आपके लिए एग्जामिनेशन नोट्स मैंने बनवाए हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा देखो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको एग्जाम में रिवाइज करने में आसानी रहे, ठीक है। ये आपकी करंट लाइबिलिटीज में आ गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद बच्चों करंट एसेट्स में हमारे पास, नॉन करंट एसेट्स में ये सब आ जाता है, टेंजिबल इंटेंजिबल है ना, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गई आपकी, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस हो गए। उसके बाद बच्चों आपके करंट एसेट्स हो गए। एक छोटा सा टॉपिक आता है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी कौन सी होती है बच्चों, जो आज तो लाइबिलिटी नहीं है लेकिन भविष्य में शायद लाइबिलिटी हो जाए। जैसे कोई कोर्ट केस चल रहा है, कंपनी अगर केस जीतेगी तो कुछ पे नहीं करना, हारेगी तो पे करना पड़ेगा, है ना। तो ये कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज को बच्चों हम बैलेंस शीट के नीचे नोट्स में अलग से दिखाते हैं, वो आपको अलग से दिखाई जाती हैं, ओके। जैसे कंपनी के ऊपर कोई क्लेम डाला हुआ है किसी ने, जो हम अभी कर्जा नहीं मान रहे, हम तभी मानेंगे अगर हम कोई केस हारेंगे। कोई कंपनी ने गारंटी दी है, कोई प्रपोज डिविडेंड प्रपोज किया हुआ है, अब डिविडेंड तो प्रॉफिट पे डिपेंड करता है ना, प्रॉफिट होगा तो देंगे नहीं तो नहीं देंगे। ऐसी चीजें बच्चों कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज में आ जाती हैं। कमिटमेंट्स का मतलब होता है वादे, जो आपने वादा किया हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो भी एग्जीक्यूट होने हैं, कोई अनकॉल्ड लाइबिलिटी है जो आप कर रहे हो कि हाँ हम इसको फ्यूचर में एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस तरीके की चीजें बच्चों आपकी कमिटमेंट्स में आ जाती हैं। फिर एक छोटा सा डिफरेंस है रीड ओनली, कि कंपनी की बैलेंस शीट कैसी होती है और फर्म की बैलेंस शीट कैसी होती है। तो देखो कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो पार्ट 1 के हिसाब से बनती है, फर्म की बैलेंस शीट का कोई फॉर्मेट नहीं है। उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट में 2 फिगर्स होती हैं, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, उसके अंदर एक ही होती है करंट ईयर। कंपनी की बैलेंस शीट परमानेंस के ऑर्डर में बनती है, वो परमानेंस में भी बन सकती है, लिक्विडिटी में भी बन सकती है। ये वर्टिकल होती है, वो हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक हो गया बच्चों। तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। तो जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास किताब का क्या नाम है, हमारे पास किताब का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब जिसमें हम पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जिसके अंदर मेनली हमें P&L और बैलेंस शीट के बारे में चीज़ें पढ़नी है। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट कैसा होता है, कौन कौन सी आइटम्स होती हैं, ये भी पढ़ लिया। बैलेंस शीट कैसा होता है, कौन कौन सी आइटम्स होती हैं। इस चैप्टर से यही पूछेगा कि कौन सी आइटम कहाँ आती है, आपको भाई यही पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों एनालिसिस वाले पार्ट में, जिसके अंदर हम लोग मेनली पढ़ते हैं कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। फिर हम लोग कल से चालू करेंगे हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि अपने आप में एक शानदार चैप्टर होने वाला है, राइट। तो हमारे पास इस पोर्शन पे चलते हैं, फिर कैश फ्लो रेशो बचेगा, उसको कंप्लीट करेंगे और हमारा अकाउंटेंसी चल रहा है अब एंडिंग की तरफ। चलो भाई जल्दी से चलते हैं अब हम
इस पार्ट की तरफ। चलो यार समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे टॉपिक है क्या, किस तरीके से चीजें होती हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है टूल्स फॉर द फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब जितने भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो, उनको एनालाइज करने के लिए कौन कौन से टूल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से टूल्स होते हैं हमारे पास। पहला टूल जिसको हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं, सबसे पहला टूल जिसको हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। देन वी हैव कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। द थर्ड वन इज ट्रेंड एनालिसिस। द फोर्थ वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आप पूरा पढ़ के आ चुके हो। फंड फ्लो स्टेटमेंट, जो आपके सिलेबस में नहीं था, इसका बस आपको नाम पता होना चाहिए। एंड ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस भी एक अच्छा टूल होता है जिसको आप फर्दर अपनी हायर स्टडीज में पढ़ने वाले हो। तो इन टूल्स के नाम जरूर याद रखना कि अगर टूल पूछ ले तुमसे सीयूईटी में कि इन चार के अलावा और कौन से दो होते हैं तो तुम्हें पता ही ना हो फिर, तो ये टूल्स अपने पास इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, ताकि आपको एटलीस्ट सारे के सारे 6 के 6 टूल्स गड़बड़ ना हो, पता रहने चाहिए। एक इसके अंदर टूल और होता है जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, मैंने सोचा था कि आप लोगों से पूछूंगा, तो वीडियो को यहीं पे पॉज करो और कमेंट में लिखो कि कौन सा टूल है जो यहाँ पे मिसिंग है। यहीं पॉज करके लिखो। लिख दिया। अब वो जो टूल है हमारे पास वो है द रेशो एनालिसिस। रेशोज भी तो आपने बनाई है। रेशोज में भी तो आप यही चेक करते थे कि कंपनी का प्रॉफिट्स कैसे हैं, लॉसेस कैसे हैं, डेट इक्विटी क्या है, नेट प्रॉफिट रेशो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो क्या है। याद आया? तो देयर आर इन ऑल 7 टूल्स जो आपको पढ़ने होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 सबके नाम अच्छे से लर्न करके चलना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला टूल जो हम सीखने वाले हैं दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। अब देखो नाम में ही लिखा हुआ है कंपैरेटिव। व्हाट इज कंपैरेटिव? चीजों को कंपेयर करना, वहीं से आया ये शब्द। तो कंपैरेटिव का मतलब होता है जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते हो 2 साल की। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि आपके पास एसेट्स पिछले साल 10 लाख के थे, इस साल 20 लाख के हैं, तो इंप्रूव हो गया ना, बेटर हो गया ना। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम कंपेयर करते हैं एक हॉरिजॉन्टल स्टेटमेंट बना के, और इसके अंदर हम 2 चेंजेस देखते हैं, 2 तरीके की वैल्यूज देखते हैं। एक को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज, यानी एब्सोल्यूट चेंज का मतलब वो एग्जैक्ट अमाउंट में होगा, रुपीस में होगा। दूसरे को हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का मतलब होता है कि हम फिगर्स को परसेंटेज फॉर्म में भी लिखने वाले हैं। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में आप फिगर्स को अमाउंट में भी लिखते हो और परसेंटेज फॉर्म में भी लिखते हो। दिस इज इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको हम इंटर पीरियड कंपैरिजन भी बोलते हैं या इंट्रा फर्म कंपैरिजन भी बोलते हैं। इंटर पीरियड का मतलब इसके अंदर 2 पीरियड्स कम से कम देखे जाएंगे। 2 पीरियड्स का मतलब 2 ईयर्स, 21 22 23 24, कोई भी 2 सालों का कंपैरिजन होगा। भाई कंपेयर करने के लिए 2 साल तो चाहिए ना। एक को कैसे कंपेयर करोगे, किस चीज से कंपेयर करोगे? कल मम्मी ने भी कंपेयर करा होगा, बेटा तेरा रिजल्ट कितना आया और शर्मा जी के बेटे का कितना रिजल्ट आया, शर्मा जी की बेटी का कितना रिजल्ट। तो कंपैरिजन करने के लिए 2 चीजें चाहिए ना। तो यहाँ भी कंपेयर करने के लिए 2 पीरियड लिए जाते हैं। और इंट्रा फर्म का मतलब एक ही फर्म की बात हो रही है, फर्म के अंदर अंदर। ठीक है, ये याद रखना। ऑलराइट, अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनता कैसे है? देखो बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान। मैं तो बोनस समझता था सीबीएसई, लेकिन वेरी चालाक निकला, वेरी चालाक, और उसने डिलीट कर दिया। 3 नंबर बच्चों के पक्के होते थे बोर्ड्स में। एनीवेज कोई बात नहीं, क्या हो गया फिर, नंबर तो कम ज़्यादा चलते रहते हैं। देखो अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, सही है। बैलेंस शीट में आपको पता है क्या होता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे अंदर का पार्ट, तुम लोग याद रखना, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, उसकी ज़रूरत नहीं है। देन आई टेक नॉन करंट लाइबिलिटी, या पूरा ही लिख देता हूँ, चलो, शेयर होल्डर्स फंड्स। देन हम लोग ले लेते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी एंड देन वी विल टेक करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है, फिर हमारे पास लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया। फिर हम लेते हैं इधर एसेट्स। एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स लेते हो? नॉन करंट एसेट एंड देन करंट एसेट्स। और फिर इसका क्या कर देते हो? टोटल कर देते हो, सही है ना। तो ये हमारा यहाँ पे टोटल हो जाएगा। सिमिलरली ये हमारा नीचे टोटल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है बेटा जी? आपको ना 2 ईयर्स के फिगर्स लेने हैं, 2 सालों के फिगर्स लेने हैं। ठीक है, सबसे पहला वाला जो आप लोगे वो याद रखना, कौन सा वाला लेना है? प्रीवियस ईयर वाला।
कौन सा वाला लोगे? जो पिछले साल का फिगर है, ठीक है। उसके बाद अगला वाला कौन सा होगा? वो होगा करंट ईयर का। करंट ईयर का मतलब जिस साल की आप वैल्यूज बना रहे हो, ठीक है। ये इसको ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम निकालते हैं सी। सी कैसे निकलता है सर? बी माइनस ए, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज। फिर डी निकालते हैं। डी कैसे निकलता है? सी अपॉन ए इंटू 100, इसको हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज, सी अपॉन ए इंटू 100। अरे बड़ा ही आसान है, देखो कैसे आसान है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ कि शेयर होल्डर्स फंड्स जो हैं, यानी जो पैसा शेयर होल्डर ने लगाया हुआ है, वो पिछले साल 10 लाख रुपए का था, ठीक है। पहले पिछले साल की बैलेंस शीट बना लेते हैं। 10 लाख, इसको ले लेते हैं 2.5 लाख, इसको ले लेते हैं 2.5 लाख। चलो टोटल कितना हो गया यहाँ पे? 15 लाख्स। देन इसको हम ले लेते हैं नॉन करंट एसेट्स को 8 लाख, और इसको ले लेते हैं 7 लाख। फिर ये टोटल कितना हो गया? 15 लाख। देखो ये प्रीवियस ईयर की मैंने बैलेंस शीट बना दी, 15 लाख 15 लाख दोनों तरफ बराबर हो गया। अब आप क्या करो? करंट ईयर के फिगर्स ले लो। करंट ईयर में फॉर एग्जांपल ये हो गया 15 लाख, ये हो गया 3.5 लाख, और ये हो गया हमारे पास 4.5 लाख। तो ये हो गया 15 और 1 16, 17 18 19 23 lakhs, 23 lakhs हो गया, ठीक है। परफेक्ट है, सही है सर। अब यहाँ पे भी 23 करना है, तो इसको ले लो आप 13 lakhs, और इसको ले लो आप 10 lakhs। बैलेंस शीट हमारी टैली हो गई। तो देखो 2 साल की बैलेंस शीट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एक प्रीवियस ईयर एक करंट ईयर। ये आपको गिवन होगी हमेशा, और ये तो वैसे भी बनाने को नहीं आना, तो तुम लोग को वैसे ही सीखना है बस कि होना क्या चाहिए। अब हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टली कंपेयर कर रहे हैं, 2 साल के फिगर्स को कंपेयर कर रहे हैं। कॉमन सेंस क्या बोलता है? पहले 10 लाख का शेयर होल्डर फंड, अब 15 का, 5 लाख से बढ़ गया, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे मैं 5 लाख लिख दूंगा। और अगर वैसे फॉर्मूला लगाना हो तो बी माइनस ए, बी में से ए माइनस कर दो। 2.5 से 3.5 लाख, 1 लाख का ये वैल्यू फ़ायदा हो गया। 2.5 से 4.5 लाख, 2 लाख का ये फ़ायदा हो गया। अब चाहे इसका टोटल कर देना, चाहे ऐसे निकाल लेना, एक ही बात है। 8 लाख रुपीज़ ये आ गए। देखो 8 से 13 कितना हुआ? 5 लाख का ये पॉजिटिव फिगर, 3 लाख का ये पॉजिटिव फिगर, 8 लाख ये आ गया। डन हो गया। दिस इज योर एब्सोल्यूट चेंज। अब परसेंटेज में क्या करते हैं बच्चे? परसेंटेज में हम निकालते हैं कि कितना परसेंट चेंज आया, कितना परसेंट चेंज आया। तो परसेंट के लिए क्या फॉर्मूला लगाना है? सी अपॉन ए इंटू 100, सी अपॉन ए इंटू 100। अब जैसे सी है हमारे पास 5 लाख, ए कितना है हमारे पास? ए था 10 लाख इंटू 100, ये आ गया इंटू 100। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 50% का चेंज, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास? 50% का चेंज आ गया बेटा जी। तो इस तरीके से आप लोग निकाल लेते हो ये परसेंटेज चेंज। फिर से 1 लाख अपॉन 250, 1 लाख अपॉन 2,50,000 इंटू 100, ये कितना परसेंट आ जाएगा? कहाँ है हमारा कैलकुलेटर? 1 लाख अपॉन 2,50,000, ये आ गया बेटा जी 40% का चेंज। ऐसे ही यहाँ पे कितना चेंज आया? 2 लाख अपॉन 250 इंटू 100, तो ये आ जाना चाहिए 80% का चेंज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद यहाँ पे कितना आया? 8 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, 8 लाख अपॉन 15 लाख, तो ये आ गया 53.33% का चेंज। परसेंटेज में टोटल मत लगाना, परसेंटेज में कैसे निकालोगे? ये C डिवाइड बाय A इंटू 100, ठीक है। ये जो मैंने निकाला है 8 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100। तो दिस इज़ हाउ आप कंपेयर करते हो दो फिगर्स को। ऐसे ही आप ये भी कर सकते हो। दिस इज़ योर होमवर्क, ये आप खुद करना। 5 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100। सिमिलरली 3 लाख अपॉन 7 लाख इंटू 100। टोटल तो वही होगा 8 लाख अपॉन 15 लाख इंटू 100, तो 53.33% ये आ जाएगा। यहाँ पे जो भी वैल्यूज आएगी वो आप लिख लेना।
तो दिस इज हाउ हम चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं और कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बना रहे हैं। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में हॉरिजॉन्टल वे में मैंने कंपेयर करा या नहीं करा? तो कोई भी चीज़, सपोज कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको ऐसे ही 2 साल के फिगर्स दिए होंगे, आप ऐसे ही बस कंपेयर करते चले जाओगे। तो होता क्या है कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में? हॉरिजॉन्टल स्टेटमेंट बनता है, हम कंपेयर करते हैं और हमें 2 वैल्यूज मिलती हैं। कौन कौन सी 2? एक एब्सोल्यूट चेंज और एक परसेंटेज चेंज। परफेक्ट, समझ में आया? तो एक टूल होता है हमारे पास ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट। ठीक है, अब चलते हैं कॉमन साइज पे। सर कॉमन साइज स्टेटमेंट्स क्या है? कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम पहली बात इसको ना वर्टिकल बनाते हैं। वर्टिकल का मतलब ये नीचे की तरफ बनता है, ठीक है। और इसमें हम यूजुअली एक ही साल में चीज़ों को एक कॉमन बेस पे ले आते हैं। हम क्या करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट्स में? कन्वर्ट, या ऐसा कर देते हैं हम कंपेयर, कन्वर्ट ही लिखो, वही ज़्यादा बढ़िया वर्ड है। कन्वर्ट द फिगर्स इन टर्म्स ऑफ अ कॉमन बेस। हम क्या करते हैं, सारी फिगर्स को कन्वर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ अ कॉमन बेस। एक कॉमन बेस ले लेते हैं और उसकी रिस्पेक्ट में सबको कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे करते हैं देखो, इसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल हमें वापस से एक बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है, वही इक्विटी एंड लायबिलिटी, शॉर्ट में लिख दूँ अब चलेगा? इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, फिर एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। ठीक है, सपोज इक्विटी एंड लायबिलिटी ये हो गया और एसेट्स ये हो गए हमारे पास। सही है जी, टोटल बीच में आ जाता है, टोटल की जगह नहीं बची, यहाँ लगाते हैं टोटल, देन एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अब कुछ फिगर्स ले लेता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है 2023 की फिगर्स दी हुई हैं आपको। शेयर होल्डर फंड 10 लाख, ये 5 लाख, ये भी 5 लाख, टोटल हो गया आपके पास 20 lakhs, फिर ये हो गया 12 लाख, ये हो गया 8 लाख और टोटल आ गया हमारे पास 20 lakhs। तो लेट सपोज आपको ऐसा बैलेंस शीट दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसका कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है। तो कॉमन साइज में आप क्या करते हो, एक बेस लेते हो और उस बेस की रिस्पेक्ट में सबकी परसेंटेज निकाल देते हो। जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में बेस लोगे आप टोटल को, अपने पास ये नोट करके चलना। जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बेस किसको लोगे, टोटल को। और जब भी आप स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बनाओगे तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में आप बेस लोगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। याद रखेंगे बेटा जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट में बेस किसको लेना है, टोटल। सर बेस लेने का मतलब क्या है, अभी बताता हूँ। पी एंड एल में किसको बेस लेना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को, ठीक है। अब लाइक मैं आपको बोलूँ कि हमें इस टोटल की रिस्पेक्ट में सबकी परसेंटेज निकाल देनी है, ओके। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज चेंज आता है। याद रखना, जब भी हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं तो इसके अंदर सिर्फ परसेंटेज चेंज आता है, इसके अंदर कोई एब्सोल्यूट चेंज नहीं आता। क्योंकि एब्सोल्यूट चेंज यानी अमाउंट का चेंज तब आता है जब आप कंपेयर कर रहे हो तो 2 साल की फिगर्स को। इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैंने बोला कि भैया टोटल 20 लाख है, जिसमें से शेयर होल्डर फंड 10 है, तो टोटल का कितना परसेंट हुआ, तो हम बोलेंगे 10 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, तो ये आ गया 50%, यानी टोटल का 50% शेयर होल्डर्स फंड्स है। सिमिलरली नॉन करंट लायबिलिटी कितनी हुई, तो हम बोलेंगे 5 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, तो वैल्यू आ जाएगा 25%। सिमिलरली ये कितना होगा, ये सेम वैल्यू है तो आ जाएगा 25%, और टोटल हमेशा 100% आएगा क्योंकि आपने बेस को 100 लिया है। तो 20 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, तो ये हमेशा 100% आएगा। अब समझ रहे हो, बेस का क्या मतलब है कि उसकी रिस्पेक्ट में सबकी परसेंटेज निकाल दो, राइट। अब यहाँ पे करते हैं, देखो जैसे फॉर एग्जांपल 12 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, तो ये कितनी परसेंट हो गई, 60% होना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। यस, ये आ गया 60%। ये बताओ 8 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100,
8 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा 40%। टोटल कितना आएगा फिर से 100%। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हम लोग इस सिनेरियो में हमेशा से ही एक कॉमन बेस ले लेते हैं। वो कॉमन बेस किसको लोगे? टोटल को। टोटल की रिस्पेक्ट में सब कुछ निकाल दोगे। जब आप P&L बना रहे होगे, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बना रहे होगे, तो वहां बेस किसको लोगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को। सर वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्टेटमेंट ऑफ P&L दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू। फिर एक्सपेंसेस के नाम पे आपको दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, डेप्रीसिएशन, बस टोटल एक्सपेंसेस। फिर आपके पास क्या आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आप टैक्स लगाओगे, फिर आपके पास आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये वैल्यू आप जानते हो सारी की सारी, P&L तो सबने पढ़ा है ना। अब 2023 में लेट सपोज आपको जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 लाख, अदर इनकम दी है 2 लाख, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 22 लाख। P&L ऐसे ही बनाते थे, RFO, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू। उसके बाद अब खर्चे, खर्चे कौन कौन से हैं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है लेट सपोज 8 लाख रुपीस, डेप्रीसिएशन आया सपोज 2 लाख रुपीस, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंस कितने हुए? 8 और 2 10 लाख के टोटल खर्चे हो गए। अब टोटल कमाया कितना? 22, टोटल खर्चा कितना? 10, तो 22 माइनस 10, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया? 12 लाख, ठीक है। सपोज जो टैक्स का रेट है वो 50% का है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6 लाख का टैक्स दे दोगे, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वैल्यू कितनी बचेगी? 6 लाख ही बचेगी। अब आपको इसका कॉमन साइज बनाना है, तो कॉमन साइज में फिर से परसेंटेज चेंज निकालते हैं। अब परसेंटेज चेंज जब आप निकालोगे बच्चे, तो इसमें कॉमन बेस किसको लूँ? वहाँ तो टोटल को बेस बना लिया था, हर वैल्यू के नीचे टोटल को रखा था, तो इसमें नीचे बेस लेना है RFO को। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। जब भी P&L का कॉमन साइज बनाओगे, द कॉमन बेस विल बी RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। तो 20 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100, नीचे हमेशा इसको रखना है, तो ये तो आ जाएगा 100%। 2 लाख अपॉन 20 लाख, ये आ जाएगा 10%। 22 अपॉन 20, ये कितना आएगा? 22 अपॉन 20 इंटू 100, 110। 110% आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आप क्या करोगे? 8 अपॉन 20, 8 अपॉन 20, मैं इस बार नीचे किसको रख रहा हूं? इसको। हर बार बेस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ले रहा हूं, तो ये बात ध्यान रखना। 2 लाख अपॉन 20 लाख, 10 अपॉन 20, 50%। फिर 12 लाख अपॉन 20 लाख, 60%। Then 6 lakh upon 20 lakh, 30%, और ये भी 30%। देखो आ गया नहीं आ गया? तो कॉमन साइज में बच्चे एब्सोल्यूट चेंज नहीं होता, याद रखना, सिर्फ परसेंटेज चेंज होता है। कॉमन बेस अगर आप P&L बना रहे हो तो P&L में कॉमन बेस किसको लोगे? RFO को लोगे। अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो कॉमन बेस आप टोटल को लोगे। ये देखो ये वर्टिकली बनता है, ये वर्टिकली बनता है। कंपैरेटिव में हम 2 साल के फिगर्स को कंपेयर करते थे, यहाँ 1 ही साल होता है ना। कंपैरेटिव में यू वर कंपेयरिंग 2 years, है ना। और इसमें हम ऐसा कुछ कंपैरिजन नहीं कर रहे, तो इसमें ऐसे चलता था, उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। इसके अंदर स्टेटमेंट्स कैसे चल रही हैं? कॉमन साइज में ऐसे चल रहा है नीचे की तरफ, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल एनालिसिस। परफेक्ट। उसके अंदर 2 फिगर्स आती हैं, एब्सोल्यूट भी परसेंटेज भी, इसमें सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज आता है, राइट। तो आई होप आप लोगों को कंपैरेटिव कॉमन साइज पे भी थोड़ा सा डर होगा कि पता नहीं क्या होगा, कैसे आएगा, एंड आई थिंक आई एम एबल टू क्लियर इट अप. Thank you so much everyone. I'm gonna see you all super soon. Till then, take care. Bye bye.